नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में इस समय बहुत से नेता हैं, बहुत से समूह हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, जो इस प्रयास में लगे हैं कि किस तरह से देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधिनायकवाद से बचाया जाए। और अपने अपने स्तर पर सब लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। और ये आप मान कर चलिए कि जो लोग इस कोशिश में लगे हैं उनका जनतंत्र से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। लगभग सब उसी उसी कोटि में आते हैं, उसी खांचे में आते हैं। जो जनतंत्र के विरोध में काम करने वाले, जो एंटी डेमोक्रेटिक ढंग से अपना संगठन चलाते हैं, वो लोग डेमोक्रेसी को बचाने की बात कर रहे हैं। वो जनतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। उनकी नज़र में देश का जनतंत्र बहुत बड़े खतरे में है, बड़ी चिंता है उनको जनतंत्र की। तो ऐसे 5 विद्वान 29 नवंबर 2021 को कोलकाता में एकत्रित हुए और उनका नेतृत्व कर रही थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कितनी बड़ी डेमोक्रेट हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी डेमोक्रेसी में अपने राजनीतिक विरोधी को जान से मार देना कोई अपराध नहीं है। हत्या, बलात्कार, लूट, आगजनी, इससे कोई एतराज़, कोई परहेज़ नहीं है उनको। ये उनकी डेमोक्रेसी का मॉडल है। और उस मॉडल को और आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो पूरे देश में वो मॉडल जो है लागू हो, उसके लिए 5 विद्वान बैठे, जिनमें शामिल हैं यशवंत सिन्हा, मुकुल संगमा, अशोक तंवर, पवन वर्मा और लिएंडर पेस। ये सब लोग ममता बनर्जी को अब सलाह देंगे कि जनतंत्र कैसे बचाया जाना चाहिए। ये लोग जनतंत्र के साथ क्या कर चुके हैं। लिएंडर पेस को सिर्फ छोड़ दीजिए। लिएंडर पेस चूँकि खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी हैं, देश के बड़े सम्मानित खिलाड़ी हैं, उन्होंने क्या सोचकर और क्या देखकर जो है टीएमसी ज्वाइन किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत मामला है। तो बैठक हुई 29 नवंबर 2021 को, जिस दिन दिल्ली में कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। तो उसमें तृणमूल कांग्रेस को शामिल नहीं होना था। कांग्रेस को स्नब करना था, बताना था कि हम तुम्हारी एकता के प्रयास में शामिल नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो इसका मैसेज देने के लिए कोलकाता में बैठक बुलाई गई। वहाँ जाहिर है कि डेरेक ओब्रायन भी उस बैठक में मौजूद थे। और उस बैठक में शामिल होने से पहले जो एक चिट्ठी लिखी गई थी विपक्ष की ओर से राज्यसभा के चेयरमैन को, उस चिट्ठी पर भी टीएमसी के नेताओं ने दस्तखत नहीं किए। और वो चिट्ठी थी जो 12 सदस्य राज्यसभा के पिछले सत्र में जिन्होंने अशोभनीय व्यवहार किया था, उनको संसद के पूरे सत्र से, इस शीतकालीन सत्र से निष्कासित कर दिया गया था, उसके बारे में थी। जबकि इसमें, उस सूची में 12 में 2 टीएमसी के भी सांसद हैं। तो दुश्मनी का लेवल कांग्रेस और टीएमसी में यहाँ तक आ गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि वहाँ जो चर्चा हुई, जो बातें हुई, डेरेक ओब्रायन ने बोलना शुरू किया और कहा कि इस बैठक का और आगे जो रणनीति बनेगी उसका लक्ष्य ये है कि कैसे 2024 में टीएमसी को, यानी ममता बनर्जी को, मोदी के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल के रूप में पेश किया जाए। तो पहला वाक्य उसके बाद जो बोला डेरेक ओब्रायन ने, उन्होंने कहा कि टीएमसी का डीएनए नहीं बदलेगा। अब टीएमसी का डीएनए क्या है ये वहाँ बैठे लोगों को मालूम नहीं था, ये तो कोई कह नहीं सकता। उनमें से कोई ये दावा नहीं कर सकता। तो जाहिर है कि उस डीएनए के वो समर्थक हो गए, यानी वो डीएनए अब उनके दिमाग में प्रवेश कर चुका है। तो उसी के अनुसार चलेंगे, उसी के अनुसार रणनीति बनाएंगे। तो डेरेक ओब्रायन ने कहा कि टीएमसी का डीएनए नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ बदलाव होंगे। क्या बदलाव होंगे? फैसले सब ममता दीदी लेंगी। डेमोक्रेसी का ये पहला मुजाहिरा। किस तरह की डेमोक्रेसी होगी ये उसका जो है, उसकी एक वानगी पेश की गई उपस्थित लोगों के सामने। ये टीएमसी की कार्यसमिति की बैठक थी। तो जो पार्टी के लोग हैं, कार्यसमिति के सदस्य हैं, वो तो थे ही।
ये 5 लोगों को विशेष रूप से बुलाया गया था। दूसरी बात उन्होंने कही, ममता दीदी पार्टी की सुप्रीमो होंगी और ये ताकत उन्हें पार्टी के संविधान से मिलती है और पार्टी जब से बनी है तब से वो पार्टी की सुप्रीमो है। हमने सुना था डेमोक्रेसी में अध्यक्ष होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है, उसके अलावा कोई पद होता है, लेकिन सुप्रीमो तो गैंग्स में सुना है। राजनीतिक दल में, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी में, किसी सुप्रीमो जैसे शब्द का प्रयोग करना ही अपने आप में जनतंत्र के खिलाफ एक तरह की घोषणा है कि हम डेमोक्रेसी को नहीं मानते, कम से कम इंटरनल डेमोक्रेसी को तो बिल्कुल नहीं मानते। फिर आगे कहा गया कि पार्टी अभी तक चूँकि सिर्फ पश्चिम बंगाल की थी, तो इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग ही कार्य समिति में थे, तो बाहर के लोगों को भी कार्य समिति में शामिल किया जाएगा, पर नाम ममता दीदी तय करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई चुनाव होगा, ये भी नहीं होगा कि कार्य समिति जो है वो बैठकर तय करेगी कि किसको बनाना है सदस्य, किसको नहीं बनाना है। ये सब कुछ नहीं। डेमोक्रेसी का नया मॉडल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अधिनायकवादी हैं। उनकी पार्टी में समय समय पर चुनाव होता है, अध्यक्ष बदलते रहते हैं हर 3 साल पर, लेकिन यहाँ तो जब से पार्टी का जन्म हुआ है तब से एक ही अध्यक्ष है और वो अध्यक्ष आजीवन है। ये किसी को गलतफहमी ना हो कि अध्यक्ष का पद खाली होगा कभी। तो इसलिए जो है ये डेमोक्रेसी के नए मॉडल का उसकी ये भी एक शर्त है। फिर कहा गया कि 23 साल में पार्टी में कुछ नहीं बदला है, सिर्फ एक बात के कि एक सेक्रेटरी जनरल का पद जो है उसका सृजन हुआ और वो पद एक व्यक्ति विशेष के लिए बनाया गया। वो पार्थ चटर्जी हैं जो उद्योग मंत्री हैं, उनके लिए बनाया गया और उस पर वही सुशोभित है। लेकिन इस पद का पार्टी के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। तो एक अध्यक्ष के बाद जो सबसे बड़ा पद बना है उसका पार्टी के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी चाहती हैं, ममता दीदी चाहती हैं, तो फिर पार्टी का संविधान क्या है? ममता बनर्जी ही संविधान है, संविधान ही ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी ही पार्टी है और पार्टी ही ममता बनर्जी। मतलब दोनों में कोई भेद नहीं है। अगर आप भेद करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब आप नरेंद्र मोदी के एजेंट हैं, आप डेमोक्रेसी के विरोधी हैं, आप देश में अधिनायकवाद लाना चाहते हैं। तो ये कैसे होने दिया जाएगा? तो बीजेपी पर, मोदी पर एक और आरोप लगता है कि वो विधायक खरीदते हैं, सांसद खरीदते हैं, नेता खरीद लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश पर नज़र है तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, सबको पता है कौन है, सबसे प्रभावशाली, जो सांसद भी हैं, उनके करीबी मित्र एक उद्योगपति नवंबर के आखिरी हफ्ते से 6 दिन तक अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में डेरा डाले रहे। कोशिश क्या थी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ा जाए, यानी खरीदा जाए। कामयाबी नहीं मिली। लेकिन बात उसकी आज नहीं हो रही। बात हो रही है कि ये जो 5 बड़े इंटेलेक्चुअल जो ये सोचकर ममता बनर्जी से जुड़े कि हमको अपने देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, जनतंत्र को बचाना है, उन लोगों में से किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा कि ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये पार्टी का कौन सा सिस्टम है जहां एक ही व्यक्ति सारे फैसले लेता है और उस पर कोई डिस्कशन की कोई गुंजाइश नहीं है। बातचीत, सलाह मशविरा, ये सब बिल्कुल ना है। खबरदार जो इस तरह की कोशिश भी की तो चुपचाप रहिए, जो काम दिया जाए वो करिए। ये है डेमोक्रेसी का नया मॉडल ममता बनर्जी का, जिनको ये लोग देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जिनको ये लोग डेमोक्रेसी का तारनहार बनाना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर डेमोक्रेसी बच सकती है तो ममता बनर्जी ही बचा सकती है। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। आप देश में नज़र डालिए, हर राज्य में ऐसी पार्टियां मिल जाएंगी जो परिवार की पार्टियां हैं, जो वंशवाद पर चल रही हैं, जिनमें बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट से तय होता है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा।
उसके बाहर का कोई नहीं बन सकता। इन पार्टियों में अध्यक्ष का पद कभी रिक्त नहीं होता है। तो ये पार्टियां डेमोक्रेटिक हैं, ये देश में डेमोक्रेसी को बचाएंगी। लेकिन अधिनायकवादी कौन है? नरेंद्र मोदी, जिनको पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए क्या क्या जतन करने पड़े, कितना संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर, और वो भी तब जब पूरा देश का जनमानस चाहता था कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, प्रधानमंत्री बने। जब पार्टी को ये पता था कि अगर मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया तो पार्टी हार जाएगी, यानी सत्ता में नहीं आ पाएगी, तब भी नरेंद्र मोदी को बहुत आसानी से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। जो 12 साल अपने को प्रूव कर चुका हो मुख्यमंत्री के रूप में, जिसकी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा हो पार्टी के नेताओं में, इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी को पार्टी के उसी सिस्टम से होकर गुजरना पड़ा, उसी पार्लियामेंट्री बोर्ड के थ्रू जाना पड़ा, उसी नेशनल एग्जीक्यूटिव के जरिए जाना पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी ने कहा या किसी और नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और वो हो गए। तो आप समझ लीजिए कैसे लोग देश में डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं। दरअसल डेमोक्रेसी को इनसे बचाने की ज़रूरत है। अगर इन लोगों का जनाधार बढ़ा, इन लोगों की लोकप्रियता बढ़ी, इनकी सीटें बढ़ी लोकसभा में, तो आप मानकर चलिए कि डेमोक्रेसी तो देश में नहीं रहेगी। उसका नाम भले ही डेमोक्रेसी रखा जाए, जनतंत्र रखा जाए, लेकिन वो जनतांत्रिक व्यवस्था किसी भी कोण से नहीं होगी। तो आप गिनती शुरू कर दीजिए। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जहां 1998 से अध्यक्ष एक बार बदला तो माँ हटी बेटा हुआ, बेटे ने इस्तीफा दिया तो माँ हुई, बस इतना ही परिवर्तन हुआ। वहाँ सबको मालूम है कि अध्यक्ष पद खाली नहीं है। आप उसके बाद चले जाइए उत्तर प्रदेश में, आ जाइए समाजवादी पार्टी, पिता को हटाया गया, बेटा बना। बहुजन समाज पार्टी, अगर मायावती किसी दिन हटेंगी तो उनका भतीजा बनेगा। राष्ट्रीय जनता दल, वहाँ लालू प्रसाद यादव हटे तो तेजस्वी यादव। इस तरह से आप शुरू कीजिए और आप पूरे देश में घूम आइए, आपको एक भी पार्टी नहीं मिलेगी जो या तो वंश पर आधारित है या एक व्यक्ति पर आधारित है। और एक व्यक्ति पर आधारित पार्टी हो या एक वंश पर, वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों है ये लोग। क्योंकि एक किसी ऋषि महात्मा ने कहा है कि अच्छे लोग बुरे लोगों को बर्दाश्त नहीं होते। उनको लगता है कि ये कैसे है, इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको हटना चाहिए। वही हो रहा है नरेंद्र मोदी के साथ। तो अगर आप डेमोक्रेसी के साथ हैं तो तय कीजिए कि आप ममता बनर्जी का जो मॉडल है डेमोक्रेसी का, उसके साथ हैं, या देश का संविधान जो कहता है, जिसके मुताबिक इस देश की सरकार चल रही है, इस देश की सत्तारूढ़ पार्टी चल रही है, उसके साथ है। फैसला आपका है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।